तो दोस्तों, आप क्या करेंगे अगर आपके हाथ में एक ऐसा फ़ोन आ जाएगा जिससे आप अगर किसी भी इंसान का तस्वीर खींचते हैं तो वो इंसान डिलीट हो जाएगा इस दुनिया से। तो आज से जो मैं सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका भी स्टोरी कुछ ऐसा ही है। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अंधेरी रात में हाथों में एक मोबाइल लेकर एक सुपरमार्केट में जाती है। लड़की काफी घबराई हुई लगती है। उसे सुपरमार्केट में एक औरत मिलती है जिससे वो कहती है कि क्या आप मेरी तस्वीर खींच सकते हैं। वो दूसरी औरत उसका कैमरा ले लेती है और उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। वो लड़की कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और जैसी वो औरत उस लड़की का फोटो खींचती है वो लड़की पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है। अब कहानी आती है एक हफ्ते पहले। हम समुद्र किनारे एक औरत लिली को देखते हैं जो एम नाम के ऑथर का लिखा हुआ बुक पढ़ रही थी, लॉस्ट एंड फाउंड। और वो ऑथर कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की का बॉयफ्रेंड है जो उसके पास ही सोया हुआ था। वो लड़की उसे कहने लगती है कि तुमने जो किताब में लिखा है अगर मैं उस तरह जंगल में खो जाती तो मैं तो किसी को मिलती भी नहीं, बिल्कुल गायब हो जाती। इसके बाद वो दोनों हॉलीडे एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद मिली वहां से जाने वाली होती है और वो अपने ड्राइवर को पैसे दे देती है ताकि वो लिली के पति को ये ना बताए कि वो यहाँ एम से मिलने के लिए आई थी। छुट्टी खत्म होने के बाद लिली अपने घर रून ग्रोज फार्म जाती है जिसका मालिक उसका पति टू है। तो वहीं एम अपने अपार्टमेंट जाता है। दोनों अपना अपना सामान अनपैक कर रहे होते हैं। लिली के पास एम का बुक था जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ था कि अगर तुम मेरे साथ घर जैसा महसूस करती हो तो हम दोनों को एक साथ होना चाहिए। जिसके बाद लिली इस बुक को एक बॉक्स में छुपा कर रख देती है। अब जब वो घर आ चुकी है तो वो अपना वेडिंग रिंग पहन लेती है। उनके घर के सामने एक स्टेबल भी है और वहाँ वो देखती है कि उसका एक घोड़ा घायल हो गया था और इसीलिए लिली उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन एक वर्कर कहता है कि हमें इस घोड़े को उसके दर्द से आजाद कर देना चाहिए, उसके लिए यही सही होगा। लेकिन लिली अभी फिलहाल कुछ भी करने से मना करती है और कहती है कि मैं एक डॉक्टर को इसे दिखाऊंगी। फिर वहाँ पर लिली का हस्बैंड टू आता है जो घोड़े की हालत को देखकर काफी उदास था। टू अपनी पत्नी से बिजनेस मीटिंग के बारे में पूछता है कि आखिर कैसा रहा, जिस पर वो झूठ कहती है और नहीं बताती कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। और टू ये भी पूछता है कि हमारे ड्राइवर के पास इतने पैसे कहाँ से आने लगे हैं, वो कुछ ज्यादा ही पैसे उड़ा रहा है, कहीं वो चोरी तो नहीं कर रहा, उसे काम से निकाल देना चाहिए। जिस पर लिली कहती है कि ड्राइवर ईमानदार आदमी है, मैंने ही उसे कुछ पैसे दिए थे। जब टू पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया तो वो कहने लगती है कि ड्राइवर तुम्हारी गाड़ी को साफ रखता है, इतना ख्याल रखता है, तो मैंने बस उसे पॉकेट मनी दिया था। लिली जैसी वहां से जा रही थी उस बीमार घोड़े को टू जान से मार डालता है। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि यही सही था। ये सब देखकर लिली बहुत डर जाती है। तो वहीं एम अपने घर पर अपने नए बुक पर काम कर रहा था। तभी वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए आती है जिसका नाम ऑर्न है। अब वो वक्त से पहले ही घर आ गई थी। इस पर वो कहती है काम पूरा हो गया तो मैं आ गई। एम अपनी बीवी से फोटोशूट के बारे में बात कर रहा था जिस पर वो अपने काम के बारे में बात करने लगती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड खुश नहीं है और वो उससे कहती है कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। और वो एम के लिए एक बुक भी लाई है जिसे वो अपने साइड पर रख देता है। ये देखकर ऑर्न उसे पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। एम पूछता है तुम क्यों पूछ रही हो, जिस पर वो सिर हिलाकर कहती है ऐसे ही। एम उसे कहता है कि तुम्हें जाकर नहा लेना चाहिए। नहाते वक्त ऑर्न का पैर बाथरूम में रखे एक पेन के ऊपर आ जाता है जिससे उसका खून निकलने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो पेन किसी लड़की का था। इसीलिए ऑर्न चिंता में पड़ जाती है। अगले दिन हम ऑर्न को देखते हैं जो अपना सामान फिर से पैक कर रही थी और वो अपने बॉयफ्रेंड एम से कहती है कि मेरी दोस्त को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं जा रही हूँ 3 दिनों के लिए। और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम एम को देखते हैं जिसे एक न्यूज इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि उसका लास्ट एंड फाउंड बुक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। ये बुक असली में एम का बायोग्राफी है जब वो बचपन में एक जंगल में खो गया था। इसीलिए वो इंटरव्यूअर एम से पूछती है कि आप जब जंगल में खो गए थे आपके अंदर वो हिम्मत कहाँ से आई कि आप ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल कर आ गए। एम कहने लगता है कि वो बचपन में हमेशा टाइम पास करता था, इसलिए जब वो जंगल में अकेला था तब उसे एहसास हुआ कि उसे जीना चाहिए, ना कि वक्त बर्बाद करना चाहिए। इंटरव्यू के बाद एम को एक कॉल आता है, वो भी लिली के पति टू का। तो वहीं लिली आर्ट गैलरी को सजा रही होती है। तभी वहां पर उसका पति आ जाता है और उसे पूछता है क्या इन्हीं पेंटिंग्स के आइडियाज तुम उस आर्टिस्ट से लेने के लिए गई थी, और उसे पूछता है क्या मैं तुम्हारा ऑफिस बोरो कर सकता हूँ। फिर वहां पर एम आता है जिसे टू ने बुलाया है। फिर तीनों मीटिंग करने के लिए बैठते हैं। तो वहां पर टू उस इंटरव्यू के बारे में बात करता है जो एम ने लिली का लिया था और वो कहने लगता है कि उस इंटरव्यू के जरिए मुझे अपनी वाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ सच पता चला और उसे ऐसा भी लगता है कि उसकी बीवी उसे कुछ छुपाती भी
है। वो बताने लगता है कि उसके फार्म का 50 साल हो गया है, इसलिए वो चाहता है कि एम उसके परिवार के हिस्ट्री के बारे में एक बुक लिखे। एम सोचने के बाद कहता है कि मैं ये सब ऑफर नहीं मानता क्योंकि मुझे इन काम में इंटरेस्ट है नहीं। टू एम को अपने घर में इनवाइट करता है और कहता है कि वहाँ तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा और तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर भी लोगे। शाम के समय लिली एम से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि तुम ऑफर के लिए क्यों मान गए। शायद मेरा पति हम दोनों के बारे में जानता है, बस वो हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। लिली ये कहते हुए अफसोस करती है कि आखिर वो दोनों एक साथ इस रिश्ते में है क्यों, आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है, क्योंकि लिली शादीशुदा है और एम की एक गर्लफ्रेंड भी है। एम कहता है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहता जहाँ लिली उसके साथ ना हो। दोनों वहाँ इंटीमेट हो रहे होते हैं, पर एक कैमरा उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। फिर जब लिली अपने घर जा रही थी, बीच रास्ते में उसे उल्टी आने लगती है। फिर वो प्रेगनेंसी किट खरीद कर अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है। एम देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड काफी नाराज है और उसी ने वो कैमरा लगाया था घर पर, और अब उसके पास सारा प्रूफ है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। और ने उसे कहती है कि लिली के साथ रिश्ता खत्म कर दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। लेकिन सच बात तो यह है कि एम को अब ऑर्न में इंटरेस्ट है नहीं। ये सब सुनकर ऑर्न ये वीडियो प्रेस में जाकर देने की धमकी देती है, जिस पर एम कहता है कि मैं उस औरत से प्यार करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करती हो। ऑर्न अपने बॉयफ्रेंड का बुक उठाकर कहती है तो फिर मैं प्रेस में जाकर तुम्हारी किताब के पीछे की सारी सच्चाई बता दूंगी, तब तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। एम लिली को कॉल करता है और वो सुपरमार्केट में होती है और लिली एम से कहती है कल गैलरी में मिलने के लिए। एम गैलरी में जाकर लिली से मिलता है और उससे वो पूछता है कि क्या हुआ। लिली कहने लगती है कि कल रात तुमसे मिलने के बाद मैं सुपरमार्केट गई थी और वहां मुझे एक लड़की मिली थी जिसने कहा उसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए। फ्लैशबैक में देखते हैं जब लिली उस लड़की की तस्वीर खींच रही थी, कैमरे पर एक लाल डॉट नजर आता है और थोड़ी देर के बाद वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। लिली एम को बता रही होती है कि मेरी वजह से एक लड़की गायब हो गई, लेकिन एम उसकी बात नहीं मानता और प्रूफ करने के लिए लिली अपनी पेंटिंग्स की तस्वीर खींचती है, लेकिन कुछ नहीं होता। एम उसे कहता है कि इन सब के बारे में भूल जाओ और एम उसका फोन ले लेता है और बाहर जाकर चेक करता है कि सही में ये पॉसिबल है कि नहीं, कि इस फोन से इंसान डिलीट हो जाते हैं कि नहीं। वो रास्ते पर सोए हुए एक भिखारी का तस्वीर खींचता है, जिससे पलक झपकते ही वो भिखारी वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब दोनों इस कैमरा के बारे में बात कर रहे होते हैं और एम पूछता है कि इस कैमरे के जरिए इंसान वापस कैसे आते हैं। लिली कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे भी कुछ नहीं पता चला। एम उससे पूछता है कि वो लड़की कौन थी, क्या तुम उसे पहचानती हो। लिली कहती है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अब वो लिली को बता देता है कि ऑर्न को हमारे बारे में पता चल चुका है, उसने अपार्टमेंट में एक कैमरा छुपाया था और अगर हम दोनों अपने इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करते हैं तो वो वीडियो पब्लिक कर देगी। ये सब सुनकर लिली घबराने लगती है और पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर दोनों उस फोन की तरफ देखते हैं। एम अपने अपार्टमेंट जाता है उस कैमरे के साथ। जब उसकी गर्लफ्रेंड सो रही थी, अब वो उसकी तस्वीर खींचने वाला था, तभी ऑर्न जाग जाती है और कहती है कि बहुत समय हो गया, तुमने मेरी कोई तस्वीर नहीं खींची। फिर वो अच्छे से पोज देती है, तभी उसकी तस्वीर वो नहीं खींचता और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो सो जाता है। फिर दोनों याद करते हैं अपने पास्ट को, जब दोनों एक मैगजीन के लिए इंटर्न का काम करते थे और काम के बीच में ही सो जाती थी और जब वो जाग रही थी तब वो देखती है कि एम उसकी तस्वीर खींच रहा था और वो चाहती है कि उनके रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन एम कोई जवाब नहीं देता, इसलिए ऑर्न मुड़ कर सो जाती है। तभी अचानक से एम ऑर्न की तस्वीर खींचता है और वो वहां से गायब हो जाती है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम फिर से ऑर्न को देखते हैं। ये एक फ्लैशबैक सीन है जहां उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वहां की नर्स ऑर्न से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम काफी सैड लग रही हो, जिस पर ऑर्न कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया। वो नर्स जिसका नाम निशा है वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगी। और अपनी माँ के साथ बैठकर काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं बस यही चाहती थी कि मैं, आप और एम एक साथ रहें। और रोने लगती है क्योंकि अब उसकी माँ भी उसे भूल गई है और उसका रिलेशनशिप एम के साथ सही नहीं चल रहा। फिर हम प्रेजेंट समय को देखते हैं जब फोटो खींचने के बाद ऑर्न गायब हो गई थी। एम तुरंत लिली को मैसेज करके कहता है कि उसने ऑर्न को डिलीट कर दिया है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है। फिर वो प्रेगनेंसी किट यूज करती है और टेस्ट पॉजिटिव निकलता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है और वो किट तोड़कर टॉयलेट में फेंक देती है। फिर जब वो बाहर आती है तो टू उसे पूछता है कि टॉयलेट में इतनी देरी क्यों लग रही थी। फिर वो टॉयलेट में जाता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि टॉयलेट पूरा जाम हो चुका है। लिली घबराने लगती है कहीं उसका प्रेग्नेंट किट बाहर ना आ जाए।
लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं होता। टू के निकलने के बाद वो अंदर जाकर दोबारा से टॉयलेट को फ्लश कर देती है। इसके बाद लिली अपने गैलरी जा रही होती है तो वो देखती है कि उसका ड्राइवर बदल दिया गया है। शायद उसका हस्बैंड अब उस पर शक करने लगा है। लिली अपने गैलरी में होती है लेकिन उसका ड्राइवर उस पर हमेशा नजर रखे हुए है। लिली एम से जाकर मिलना चाहती है, इसीलिए वो चुपके से पीछे के रास्ते से वहां से भाग जाती है और पहुंचती है एम के अपार्टमेंट में और वो उसे संभालती है और उसे समझाती है कि हम लोगों को दिखाना होगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एम लिली को फोन दे देता है। फिर जैसे ही दोनों पार्किंग लॉट में आते हैं एम को लगता है कि उन दोनों का कोई पीछा कर रहा था। एम गाड़ी का पीछा करता है लेकिन वो आदमी वहां से चला जाता है। एम लिली से कहता है कि शायद टू को हमारे बारे में पता चल गया है, लेकिन लिली को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब अपने शादी से निकलना चाहती है। लिली अपने ड्राइवर के साथ घर जा रही होती है, तभी वो अपने बैग में से उस रहस्यमय फोन को निकालती है और अपने ड्राइवर की तरफ देखती है। घर के अंदर आने के बाद लिली अपने पति को ढूंढते हुए किचन में जाती है जहां टू उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए वो फोन निकालती है और उसका तस्वीर खींचने ही वाली थी। तभी वहां पर टू और बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो लिली को बर्थडे सरप्राइज देते हैं। फिर सभी पार्टी में डिनर एंजॉय करते हैं जहां लिली को एक औरत जून दिखती है। तभी उसे उल्टी आने लगती है, इसलिए वो बाथरूम चली जाती है और टू का शक और बढ़ने लगता है। बाथरूम में लिली एम को मैसेज करने वाली थी कि आज वो किसी को डिलीट नहीं कर सकती, लेकिन वो मैसेज वो डिलीट कर देती है। बाथरूम से निकलने के बाद लिली को जून मिलती है जो लिली से काफी गुस्से में लगती है, इसीलिए लिली उससे माफी मांगती है क्योंकि वो चाहती है कि वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाएं। और जून उसे बताती है कि हम सबको तुम्हारे अफेयर के बारे में पता है, तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पति को भी पता है और मैं तो यही सोच रही हूँ कि वो तुम्हारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर क्यों रहा है। उसे तो पहले ही तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए था। फिर आखिर में सारे मेहमान घर से चले जाते हैं और टू लिली से कहता है उसके साथ चलने के लिए। फिर दोनों स्टेबल पहुंचते हैं जहां टू लिली को बर्थडे गिफ्ट देता है, एक नया घोड़ा, और वहां यह भी खुलासा करता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। टू कहता है कि मैं समझता हूँ, पहले बच्चे को खोने के बाद शायद तुम भी बहुत अकेली फील कर रही थी, मैं भी बहुत दुखी था, लेकिन तुम्हें हम दोनों के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से पहले जैसे हो जाएं। और वो अपनी बीवी को गले लगा लेता है। लिली अपने पति के सामने खुलासा करती है कि उसके पेट में एम का बच्चा है। ये सुनकर वो दंग रह जाता है। लिली फोन निकालने के लिए अपने पर्स खोलती है तो वहीं एम बार बार लिली को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल उठाता ही नहीं, इसलिए वो उसे मैसेज सेंड करता है। तभी उसके दरवाजे पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, लेकिन ये बस उसका भयानक सपना था। अब सुबह उठकर वो देखता है कि लिली उसे बहुत बार फोन कर चुकी थी। तभी उसकी नजर जाती है टीवी पर जहां न्यूज चल रहा होता है कि लिली आज सुबह से गायब है और उसे कहीं नहीं देखा गया। तो वहीं उसका हस्बैंड टू पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। यह सब देखकर एम काफी परेशान हो जाता है। मीडिया कॉन्फ्रेंस में टू कह देता है कि कल रात उसने अपने पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। जब वो सुबह उठा तो उसकी पत्नी गायब थी और उसके नौकर ने बताया कि आधी रात को लिली कहीं बाहर जाने के लिए निकली थी और उसे नहीं पता कि लिली कहाँ गई होगी। एम भी वहां आकर टू के बातों को सुनने लगता है। पुलिस कहते हैं कि उन्हें लिली की कार मिल गई है और वो भी बिल्कुल सही हालत में है। गाड़ी के अंदर पैसे थे और गाड़ी के बाहर एक फोन मिला जो टूटा हुआ था, इसीलिए उस फोन के अंदर से डाटा नहीं मिल सकता। टू वहां पर एम को देख लेता है, जिसके बाद एम पहुंचता है उसी लोकेशन पर जहां पुलिस को लिली की गाड़ी मिली है और वहां उसे बात करने के लिए टू आता है। एम बहाना मारने लगता है कि मैं तो बस लिली को पहचानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया केस में मदद करने के लिए। टू एम से कहता है कि तुम अगर मेरे घर रिसर्च करने के लिए आना चाहते हो तो आ सकते हो। और ऐसा लगता है जैसे लिली के गायब होने से टू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो चाहता है कि एम उसके फैमिली हिस्ट्री पर काम करे। अगले दिन एम टू के घर पहुंच जाता है फैमिली हिस्ट्री पर काम करने के लिए। चार्ट नाम का नौकर एम से आकर कहता है कि आप इस कमरे में बैठिए, जब मिस्टर टू फ्री होंगे तो वो आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। फिर जब उसे कोई नहीं देख रहा होता तो एम बिना आवाज किए ऊपर टू और लिली के कमरे में चला जाता है और तब इस टेबल से टू अपने घर पहुंच जाता है। एक कमरे में वो रहस्यमय फोन को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। एक आवाज सुनकर वो दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है जहां बहुत सारी तस्वीरें और ड्राइंग्स लगे हुए थे। वहां उसे उसका लिखा हुआ किताब मिलता है और उसके पीछे एक मैसेज लिखा हुआ था जो कटा हुआ था। फिर जैसे वो कमरे से बाहर निकलता है टू उसे देख लेता है और ये देखकर एम उसे झूठ कहने लगता है कि मैं तो बस बाथरूम ढूंढने के लिए ऊपर आया था। टू एम को अपने प्रॉपर्टी का टूर देता है और अपने फैमिली के बारे में बताने लगता है कि जब टू के पापा जिंदा थे तो ये फार्म बहुत छोटा था, लेकिन अब उसका प्रॉपर्टी बहुत
बड़ा हो चुका है। एम पूछता है कि मैं लिली के बारे में क्या लिखूंगा, उसके गायब होने के बारे में, जिस पर टू कहता है कि उसके बारे में लिखने की जरूरत है ही नहीं। टू एम को लेकर स्टेबल पहुंचता है और वहां उसे उसी घोड़े से मिलाता है जो वो लिली के गिफ्ट के लिए खरीदा था। टू यहाँ बताता है कि पहले वो और लिली बहुत ज्यादा घुड़सवारी किया करते थे, लेकिन अब तो वो दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। टू कहता है कि लिली का अफेयर चल रहा था, फिर वो अचानक से गायब हो गई। एम टू के पॉकेट में एक फोन को देखता है। टू एम से पूछता है क्या तुम्हें मेरी बीवी के बारे में ये सब कुछ पता था, जिस पर वो घबराने लगता है। टू मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारा चेहरा भी देखने लायक है, क्यों ना मैं तुम्हारा एक फोटो खींचूं। डर के मारे एम टू को धक्का दे देता है और उसके पॉकेट से फोन गिर जाता है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सा फोन था। दोनों के बीच झड़प हो जाती है और एम टू से पूछने लगता है कि तुमने लिली के साथ क्या किया, तुमने उसे डिलीट कर दिया क्या, वो फोन किधर है। टू बहुत कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि डिलीट कर दिया, पागल हो गए हो क्या। और वो एम से पूछता है कि तुम लिली को लेकर कहाँ गए हो। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एम टू से बचकर भाग रहा होता है। वो भागते हुए मकई के खेत में चला जाता है और टू गन लेकर उसका पीछा करता है। टू को शक है कि उसकी बीवी के गायब होने के पीछे एम का हाथ है, पर सच बात तो यह है कि एम को भी नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड लिली आखिर गई कहाँ। वो किसी तरह बच के वहां से भाग निकलता है। फिर वो अपने गाड़ी में बैठकर आखिरकार उसके घर से चला जाता है और चार्ट नाम का नौकर उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन आखिरकार टू के फार्म से वो बच के निकल जाता है। इसके बाद हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम होता है यू टचाई, और वो लिली के मिसिंग होने के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और उसके पास एक और फाइल होती है जिसमें मिसिंग लोगों के नाम हैं। उनमें से एक है अराया, और ये वही हाई स्कूल वाली लड़की है जो डिलीट हो गई थी सुपरमार्केट में। चार्ट आकर अपनी मालिक से कहता है कि आपको लगता है कि उस आदमी को पता है कि लिली मैडम कहाँ है। टू कहता है कि मुझे नहीं पता, पर हो सकता है उसे पता हो। फिर टू अपने घोड़े पर बैठकर एक तालाब के किनारे चला जाता है और वो अपनी वाइफ को याद करता है जिसके साथ वो यहाँ आया करता था। एम से मिलने के लिए नर्स निशा आती है जो नर्सिंग होम में काम करती है जहाँ ऑर्न की माँ एडमिट है। निशा परेशान है क्योंकि और ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है ना कॉल उठा रही है, और वो एम से पूछती है कि उसे कुछ हुआ है क्या। एम झूठ कहता है कि ऑर्न चाइना गई हुई है किसी काम से, लेकिन निशा कहती है कि मैंने उसके ऑफिस में कॉल किया और उन्हें भी नहीं पता कि ऑर्न कहाँ है, इसलिए मैं थोड़ी परेशान हूँ। जिस पर एम झूठ कहता है कि शायद वो किसी पर्सनल काम से गई होगी और पूछता है कि आपको कोई काम है क्या। तो निशा उसे बताती है कि ऑर्न की माँ गिर गई थी और उसे चोट लग गई है। मैंने तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, लेकिन खर्चा ऑर्न को उठाना होगा। एम कहता है कि वो खर्चा उठा सकता है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है और उसे वहां कहा जाता है फॉर्म पर साइन करने के लिए, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है सिर्फ परिवार वाले ही साइन कर सकते हैं। जिसके बाद एम सिर्फ बिल पे कर देता है। निशा शक के नजरों से उसे देख रही होती है। फिर दोनों ऑर्न की माँ को देखने के लिए जाते हैं और निशा बताती है कि ऑर्न की माँ अल्जाइमर की लास्ट स्टेज में है और वो काफी कमजोर हो गई है और उन्हें अब यहाँ हमेशा के लिए एडमिट रहना होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके ऑर्न को यहाँ बुलाना होगा। निशा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ऑर्न कभी भी काम के लिए देश से बाहर जाती थी तो वो हमेशा निशा को बता देती थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया, जो काफी अजीब है। एम अपने घर पर आता है और ऑर्न के फोन में मैसेज चेक करता है और देखता है कि उसके दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं। निशा का भी मैसेज आया होता है और एम ऑर्न की तरफ से निशा को मैसेज कर देता है कि सिग्नल ना होने की वजह से मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई। मैसेज पाकर निशा तुरंत वीडियो कॉल करती है और ऑन तो वहाँ है नहीं, इसलिए एम डर के मारे कॉल कट कर देता है। निशा मैसेज करती है क्या तुम सच में ऑन हो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही। ये सब देखकर एम काफी घबराने लगता है और सोचता है कहीं सच बाहर ना जाए, इसलिए वो ऑन के सारे चीजों को पैक करके घर से बाहर फेंक देता है। और उसे एक इंटरव्यू में देखते हैं जहाँ उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी एक पिक्चर लीक हो जाती है जिसमें एम और लिली एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है जो टू भी सुन रहा था। फिर उसके घर में डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं और टू को बताते हैं कि मैं आपकी वाइफ के मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं और हमें पूरा प्रेमिस को चेक करना होगा, मेरे पास वारंट है। डिटेक्टिव और पूरी फॉरेंसिक टीम घर के अंदर तलाशी ले रही होती है और डिटेक्टिव टू से पूछते हैं कि घर में कौन कौन रहता है, जिस पर टू कहता है कि हम 4 लोग रहते हैं, टू, उसकी वाइफ और उसकी छोटी बहन और उसके पापा। डिटेक्टिव पूछते हैं कि घर में कोई सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है, जिस पर टू कोई जवाब नहीं देता।
डिटेक्टिव 2 से कहते हैं कि स्टोर रूम खोलने के लिए, जिस पर वो थोड़ा हिचकिचाता है और रूम खोलने पर देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रेडल है, जिस पर 2 बताता है कि उसकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ था और इसीलिए वो इस कमरे में नहीं आते। डिटेक्टिव सवाल करते हैं कि तुमने कभी अपनी बीवी को पीटा है, जिस पर 2 कहता है कभी भी नहीं। वहाँ पर एक फोटो होता है जिस पर 2 कहता है कि ये मेरी स्टेप सिस्टर है। डिटेक्टिव याद करते हैं कि बहुत साल पहले इसी फार्म में कोई डूबकर मर गया था। फिर वो सभी 2 के पापा के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि 2 के पापा वेंटिलेटर के सहारे जिंदा हैं। डिटेक्टिव छानबीन करने के लिए स्टेबल पहुंच जाते हैं और 2 उनसे कहता है कि आपको उस राइटर को ढूंढना चाहिए, उसी ने मेरी बीवी को गायब किया है। इसके बाद डिटेक्टिव और उसकी पूरी टीम पहुंच जाती है एम के अपार्टमेंट में, जहां एम बताने लगता है कि कैसे वो पहली बार लिली से मिला था और कहता है कि जब पहले वो गायब हुई थी तो उस रात वो अपने घर पर था। जिस पर डिटेक्टिव पूछते हैं क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ थे, और अगर ऐसा है तो क्या वो तुम्हारे स्टोरी को कंफर्म कर सकती है, जिसके बाद हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। ये सुनकर एम थोड़ा घबराने लगता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अब हम दोनों अलग हो गए हैं। डिटेक्टिव जब अपने ऑफिस में होते हैं तो उसे मिलने के लिए नर्स निशा आती है। इसके बाद हम 2 के सौतेली बहन जून को देखते हैं और पता चलता है उसी ने लिली और एम के फोटो को ऑनलाइन पोस्ट किया है और 2 अपनी सौतेली बहन से कहता है कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। एम को क्वेश्चनिंग के लिए डिटेक्टिव अपने ऑफिस बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड ऑन के साथ ब्रेकअप कर लिया, लेकिन इस बारे में तुमने निशा को क्यों नहीं बताया जब वो तुमसे मिलने आई थी, और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की माँ के लिए मेडिकल बिल क्यों भरा, ऐसा तुमने क्यों किया। डिटेक्टिव उसे कहता है कि निशा को लगता है कि तुमने ही ऑन के साथ कुछ किया है और उसे ऐसा भी लगता है कि लिली के गायब होने के पीछे भी तुम ही हो, दोनों के गायब होने में कोई कनेक्शन है। एम बात को छुपाने के लिए कहता है कि मैं अपने प्राइवेट लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। डिटेक्टिव पूछते हैं कि तुमने बताया था कि ऑन चाइना गई हुई है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के देश छोड़ने का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। इस पर एम बहुत डरने लगता है और कहता है कि मुझे जो और ने बताया मैं वही आपको कह रहा हूँ। डिटेक्टिव एम को उसी के अपार्टमेंट के बाहर का वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें एम और लिली बाहर आते जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ऑर्न अंदर तो जाती है लेकिन वो फिर कभी बाहर नहीं निकलती। ये सब देखकर एम काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, जिससे डिटेक्टिव का हियरिंग डिवाइस खराब हो जाता है। जिस पर डिटेक्टिव कहते हैं कि गन शॉट की वजह से मेरा कान खराब हो गया, लेकिन कान खराब होने का एक फायदा है कि मैं लोगों के चेहरे को अच्छे से पढ़ लेता हूँ। ये सुनकर एम को पसीने आने लगते हैं और वो डिटेक्टिव से कहता है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आपके पास एविडेंस होना चाहिए। डिटेक्टिव बताने लगते हैं कि इससे पहले भी मैंने ऐसी ही केस पर काम किया। एक जवान लड़की है और वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को गायब कर रही थी। एक के बाद एक लोग गायब हो रहे थे और ताज्जुब की बात है कि डिटेक्टिव के पास उस लड़की के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और एक रात वो सुपरमार्केट के अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं निकली। ऐसा लगता है कि जैसे वो गायब हो गई। डिटेक्टिव एम से कहते हैं कि मैं उस केस को सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि मैं इस केस को सॉल्व कर पाऊं। जून को स्कूल में उसके अच्छे एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए उसे अवार्ड और सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। जून पढ़ाई में तो अच्छी है, लेकिन उसकी क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाती हैं और उन्हें बुली करती हैं। जून चर्च के फादर के सामने कन्फेस करती है कि मुझसे एक पाप हुआ है। मैं जानती थी कि ये करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। और हम देखते हैं कि वो रहस्यमय फ़ोन उसके पास ही है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हम जून को देखते हैं और उसे उसकी टीचर क्राउन ज्वेल कंपटीशन का एप्लीकेशन देती है और वो चाहती है कि जून इसमें पार्टिसिपेट करे और स्कूल को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे। टीचर कहने लगती है कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरी बेटी याद आ जाती है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत इंटेलिजेंट थी। फिर उसकी टीचर वहाँ से चली जाती है और जून अपने ही टीचर के हैंडबैग को चेक करने लगती है और उसे अपने टीचर का वॉलेट मिलता है और एक क्रॉस नेकलेस। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी टीचर का बेटा है, टोंग, जो जून को देख लेता है और जून वो नेकलेस वहां से लेकर चली जाती है। वो लड़का टोंग जून से आकर पूछता है कि तुम मेरी मॉम का नेकलेस क्यों चुरा रही हो, जिस पर जून कहती है मेरे पास कोई नेकलेस नहीं है। टोंग कहता है अपना हाथ दिखाओ और उसके हाथ में सच में कुछ नहीं होता, लेकिन असली में जून अपने शर्ट के अंदर नेकलेस को छुपा के रखी थी। अब कहानी जाती है लिली के गायब होने के 1 महीने पहले। हम जून को देखते हैं उसके स्कूल में। वो लॉकर रूम में होती है, फिर उसकी नजर जाती है अपने दोस्त के बैग पर और उसमें से वो एक चीज चुरा लेती है। तभी एक लड़की अपना फोन लेने के लिए अंदर आती है। उस लड़की का नाम है प्लोसाई। कुछ समय के बाद वही लड़की प्लोसाई एक दूसरी लड़की पर चिल्ला रही होती है और इल्जाम लगाती है कि तुमने मेरी चीजों को क्यों चुराया, तुमने कहाँ छुपाया है मेरे चीजों को। जून ये सब देख रही होती है और वो चुपचाप वहाँ
से चली जाती है। घर आकर वो लिली से कहती है कि मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना चाहती हूँ क्योंकि इस बोर्डिंग स्कूल में सब एक दूसरे को बुली करते हैं। मैं इन सब से बाहर निकलना चाहती हूँ। और जून अपने पापा से नफरत करती है क्योंकि उसके पापा ने ही उसे इस बोर्डिंग स्कूल में डाला है। और जून सोचती है कि उसके पापा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जून अपने पापा की असली बेटी नहीं है। और लिली जून को संभालती और कहती है तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब तुमसे प्यार करते हैं। लिली और जून में बहन जैसा रिश्ता है और जून लिली को बहुत पसंद करती है। लिली जून का नेल पेंट करने वाली थी लेकिन ब्लू कलर नहीं मिलता, फिर ब्लैक कलर से ही वो उसका नेल पेंट करने लगती है और जून लिली को बस देखते ही रहती है। फिर जून अपने कमरे में आती है और देखते हैं कि उसके बॉक्स में ब्लू कलर का नेल पॉलिश था। अगले दिन जब जून स्कूल जाती है तो वो एक क्लास में अपने टीचर और उसके बेटे टोंग को झगड़ते हुए देखती है क्योंकि टीचर को लगता है कि उसके बेटे ने उसका क्रॉस नेकलेस चुराया है। घर पर जब जून सो रही थी तो वो सुनती है कि लिली और टू एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। फिर लिली जून के कमरे में आकर सो जाती है और टू दरवाजा पीटते रहता है और कहता है बाहर आने के लिए। लिली जून को गले लगकर रोने लगती है। अगले दिन हम दोनों को देखते हैं तालाब किनारे बैठे हुए। जून लिली से कहती है कि टू बहुत बुरा इंसान है, पता नहीं तुम उसके साथ क्यों रह रही हो। जून सोचती है कि क्या ये बच्चे के मिसकैरेज होने के वजह से लिली और टू के रिश्ते में ये दरार आई है। लिली कहती है कि टू हमेशा मुझ पर चिल्लाता है और हमेशा वो मुझे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि मिसकैरेज होने की वजह मैं ही हूँ। मूड हल्का करने के लिए जून मजाक करते हुए कहती है कि तुम चाहो तो मुझे अडॉप्ट कर सकती हो, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। फिर अचानक से जून लिली को किस कर लेती है। लिली उसे पीछे कर देती है जिस पर जून कहती है कि तुम तो मुझे पसंद करती हो। लिली कहती है मैं तो तुम्हें छोटी बहन जैसी मानती हूँ। जून डिसअपॉइंट हो जाती है कि लिली उसे लव नहीं करती और लिली उसे माफी मांगती है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगा हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। जून अकेले रोने लगती है। फिर एक दिन बोर्डिंग स्कूल में जब जून अकेली थी तो वो लिली को वॉइस मेल सेंड कर देती है और कहती है कि माँ के जाने के बाद सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ अच्छे से बात करती हो, और अगर तुम मुझे छोटी बहन मानती हो तो छोटी बहन ही सही, बस मुझे छोड़कर जाना मत। उस रात को छुपकर वो अपने बोर्डिंग स्कूल से घर आ जाती है, लेकिन वो रास्ते में लिली को एम के साथ देख लेती है। दोनों गाड़ी में एक दूसरे को किस करते हैं और ये देखकर जून का दिल टूट जाता है। वो काफी गुस्से में आ जाती है और उनका फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद वो घर आकर स्टेबल से लिली के घोड़े को खुला छोड़ देती है। फिर टू आकर अपनी बहन को डांट लगाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने घोड़े को बाहर क्यों आने दिया, उस घोड़े का पैर टूट गया। तब जाकर जून अपने भाई को लिली का तस्वीर दिखाती है और तब टू को अपनी बीवी के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। फिर एपिसोड 1 वाले सीन को देखते हैं जब टू उस घोड़े को गोली मार देता है लिली के सामने। जून जाती है ब्लू नेल पॉलिश लिली को लौटाने के लिए और उस बॉक्स में उसे एम का लिखा हुआ बुक मिलता है जिसे लिली छुपा दी थी, और उस बुक के पीछे एम का लिखा हुआ मैसेज भी था जिसे पढ़कर जून के आंख में से आंसू गिरने लगते हैं और वो गुस्से में उस मैसेज को काट देती है। और इसीलिए वो लिली के बर्थडे में इतनी गुस्से में थी और उसे लिली के कमरे में रहस्यमयी फोन मिल जाता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है जो हमने एपिसोड 2 में देखा था, जहाँ वो लिली को बता देती है कि सबको तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल चुका है। अपने कमरे में आने के बाद जून उस फोन को ऑन करके देखने लगती है और उससे खुद की तस्वीर खींचती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो उसमें कुछ और लोगों के फोटोज को देखती है जिसमें किसी का भी चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर कमरे में बाहर से एक बिल्ली आ जाती है और जून उस बिल्ली की तस्वीर खींचती है। एक तेज फ्लैशलाइट निकलता है और कुछ सेकंड्स में बिल्ली वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर जून शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद जून लिली की तस्वीर खींचने के लिए जाती है और उसी के बाद वो चर्च में कन्फेस करती है कि उसे बहुत बड़ा पाप हो गया और उनके गायब होने का न्यूज हेडलाइन बन जाता है और सब एम पर इल्जाम लगाते हैं कि उसी ने कुछ किया होगा, उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और उसका बुक भी फेक है, ये भी लोग कहने लगते हैं। फिर वो अपने वायरल तस्वीर को देखता है और उसे रिफ्लेक्शन में जून का चेहरा नजर आता है। जून अपने स्कूल में भी उस फोन को लेकर जाती है और वो अपने टीचर को क्रॉस नेकलेस उसके बैग के पास रख देती है, लेकिन तभी टीचर का बेटा टोंग उस नेकलेस को फेंक देता है। जून उसे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। टोंग बस अपनी मरी हुई बहन को भुलाना चाहता है और वहाँ से वो चला जाता है। एम जून से मिलने के लिए स्कूल पहुँच जाता है। डिटेक्टिव की नजर भी एम पर होती है। एम और जून मिलते हैं और एम उसे पूछता है कि तुमने वो फोटो ऑनलाइन पोस्ट किया, और वो उसे पूछता है कि लिली कहाँ है और उसे वो फोन का स्केच दिखाता है और
और कहता है फोन देने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर टोंग पहुंच जाता है और ये देखकर एम वहाँ से चला जाता है। क्लास होने के बाद जैसे ही जून अपने बिस्तर तक आती है वो देखती है कि उसका बिस्तर पूरा खराब किसी ने कर दिया है। अब वो लड़की प्लो साई जो अपना सामान पहले ढूंढ रही थी, उसे अपना परफ्यूम जून के लॉकर में मिल जाता है और बाकी स्टूडेंट्स के भी खोए हुए सामान जून के लॉकर में मिलते हैं। जून भागकर बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन वो लड़की प्लो साई आकर उसे बाहर निकलने को कहती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। सभी लड़कियां जून को पकड़ लेती हैं और वो मिलकर जून को बुली करती हैं और उन्हें जून के पॉकेट से वो रहस्यमय फोन मिल जाता है। प्लो साई जून का तस्वीर खींचने वाली होती है, लेकिन जून उसे कहती है प्लीज ऐसा मत करना। दूसरी लड़कियां भी कहती है फोटो मत खींचना, वरना अगर ये फोटो बाहर आ गया तो हम लोग फंस जाएंगे। जिस पर प्लो साई रुक जाती है और जून को वो बाथरूम में बंद करके चले जाते हैं। फिर अगले दिन एक साफ सफाई करने वाला आदमी बाथरूम में आता है, तब जाकर जून बाहर निकलती है। गुस्से में जून प्लो साई के पास जाती है और कहती है फोन देने के लिए, और वो लड़की फोन को पानी भरे हुए बाल्टी में फेंक देती है। जून उस फोन को उठाकर प्लो साई की तस्वीर खींचती है, जिससे तेज फ्लैशलाइट निकलता है और वो शैतान लड़की प्लो साई वहां से गायब हो जाती है। लेकिन ये सब होते हुए टोंग देख लेता है। एपिसोड 5 में हम एक लड़की ठूंग के मिसिंग पोस्टर को देखते हैं और ठूंग कोई और नहीं बल्कि वही टीचर की बेटी है, यानी कि टोंग की बहन, और अपनी बेटी के लिए टीचर प्रेयर कर रही थी। और टोंग भी वहां आता है और वो काफी परेशान था क्योंकि उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी माँ उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, मेरे साथ प्रेयर करो। और टोंग अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। जून अपने रहस्यमय फोन में प्लो साई की तस्वीर देख रही थी, जिसे उसने डिलीट कर दिया, और वो एक चर्च के सामने बैठी हुई थी। वहाँ एक कौवा मरा हुआ था, जिसका वो इस फोन से तस्वीर खींचती है और वो कौवा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो चर्च के अंदर आती है, जहाँ फादर सभी से कह रहे होते हैं कि बदला लेने से मन में शांति नहीं आती, हम लोगों को माफ करना सीखना चाहिए। फिर जून अपना फोन निकालकर ऊपर से नीचे बैठे सारे स्टूडेंट्स की तस्वीर खींचने वाली थी, यानी कि वो सभी को डिलीट करने वाली थी एक साथ। लेकिन तभी वहाँ पर टोंग आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि ये मत करो, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें उस लड़की के साथ तुमने क्या किया। वो उसे बाहर लेकर आता है और पूछता है कि ये काम कैसे करता है, ये लोगों को गायब कैसे कर रहा है। जून कहती है मुझे भी नहीं पता, मैंने इसे अपनी भाई की बीवी लिली से चुराया है। टोंग को समझ आ जाता है कि लिली तो वही है जो मिसिंग है। वो उसे पूछता है क्या तुम लोगों को वापस ला सकती हो, जिस पर जून कहती है नहीं। टोंग उसे समझाता है कि इसका मतलब तुम लोगों को मार रही हो। वो टोंग से कहती है तुमने देखा उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया, वो मुझे हमेशा तंग करती थी, तुम मेरे जगह होते तो क्या करते। जून के चेहरे पर और गले पर वो टॉर्चर के निशान को देखता है और वो उसे माफी मांगता है। टोंग उसे फोन ले लेता है और कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। शाम को टू अपने पापा से बात कर रहा था और उसके पापा पूछते हैं कि पुलिस को कुछ मिला क्या, जिस पर टू कहता है कुछ नहीं मिला। वो अपने बेटे को समझाते हैं कि इस फार्म को खड़ा करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी बीवी के गायब होने की वजह से मैं अपने फार्म को बर्बाद होने नहीं दूंगा। उस रात को टू को एक भयानक सपना आता है जिसमें वो अपने दर्दनाक अतीत को याद करता है और वो बहुत डर जाता है, जिसमें उसकी माँ अपनी जान ले लेती है और उसके पापा उसे कबर्ड में बंद कर देते हैं। वो एक आवाज सुनकर उठता है और एक कमरे में जाकर देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। तभी वहां पर एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है जो उसके ऊपर हमला करता है और वो उसे पूछता है फोन कहाँ है। उसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो आदमी टू को सीढ़ी से नीचे गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद नौकर चार्ट आकर टू को उठाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान टू ने उस आदमी से उसका लॉकेट चुरा लिया था जिसमें अराया लिखा हुआ था। और वो ऑनलाइन जाकर उस नाम को सर्च करता है और उसे उस नाम की लड़की थाईलैंड में कौन है वो देखने लगता है और उसे एक लड़की का प्रोफाइल मिलता है जिसके आखिरी पोस्ट में गुड बाय लिखा हुआ था और एक पोस्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि सबको हक है डिसाइड करने का कि अगर इस दुनिया में वो रहना चाहते हैं या गायब हो जाना चाहते हैं। एक फोटो में वो लड़की अपने दोस्त को टैग की हुई होती है जिसमें वो देखता है कि उस लड़की के पास वैसा ही लॉकेट था जैसा अभी टू के पास है। टू उस लड़की को मैसेज करता है क्या ये तुम्हारा नेकलेस है, लेकिन पता चलता है कि वो लड़की कई दिनों से ऑफलाइन है। फिर वो टैग की हुई लड़की उसके प्रोफाइल को टू चेक करता है और उसे मैसेज करता है कि क्या ये नेकलेस तुम्हारे फ्रेंड का है। वो लड़की पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। टू उस लड़की के ड्रेस पर हॉस्पिटल का नाम देखता है और वो लिख देता है कि मुझे इसी हॉस्पिटल में मिला और मैं इस नेकलेस को लौटाना चाहता हूँ। तो वो दूसरी लड़की लिखती है कि मैं इसी हॉस्पिटल में हूँ।
अगले दिन स्कूल में जून के क्लास में एक टीचर आती है डिटेक्टिव के साथ और वो स्टूडेंट्स को बताती है कि स्कूल में प्लॉसाई मिसिंग है और डिटेक्टिव आए हैं सारे स्टूडेंट्स को इंट्रोगेट करने के लिए, पूछने के लिए कि क्या वो जानते हैं कि प्लॉसाई कहाँ है। फिर डिटेक्टिव वहां से चले जाते हैं और ये सब सुनने के बाद जून थोड़ी सी घबराने लगती है। एम अपने घर पर ऑनलाइन 2 के फार्म के बारे में सर्च कर रहा था और हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था और उसमें वो लिली और जून की एक तस्वीर को देखता है। फिर वो लिली के मिसिंग होने के आर्टिकल्स को पढ़ रहा था, तभी उसे पता चलता है कि एक स्कूल में एक लड़की अचानक गायब हो गई है। लड़की कोई और नहीं बल्कि प्लॉसाई थी और एक फोटो में क्लास के स्टूडेंट्स में वो जून को भी देख लेता है और उसे लगने लगता है कि शायद दोनों के गायब होने के पीछे जून है। चर्च में गायब हुई लड़की प्लॉसाई के लिए प्रेयर रखवाया जाता है। जून को मैसेज आता है कि मुझे पता है कि तुमने उस लड़की के साथ क्या किया। ये देखकर वो घबराने लगती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो। फिर उसे मैसेज आता है कि अगर तुम चाहती हो किसी को पता ना चले तो मुझे वो फोन लौटा दो। जून टॉन्ग को कॉल करके बता देती है कि किसी को फोन के बारे में पता चल गया है और उसी ने मुझे मैसेज भेजा। उसे पता है कि प्लॉसाई के साथ क्या हुआ और वो कहती है फोन मुझे लौटा दो। फिर जून जाती है उस आदमी से मिलने के लिए जो उसे मैसेज कर रहा था। वो जून से कहता है मुझे फोन लौटा दो। वो झूठ कहती है मेरे पास फोन नहीं है। वो आदमी बंदूक निकाल लेता है। जून कहते रहती है सच में मेरे पास फोन नहीं है और गुस्से में वो आदमी उसे धक्का देकर गिरा देता है। एम स्कूल पहुंच जाता है जून से मिलने के लिए। आदमी गन लेकर जून को डराने की कोशिश करता है ताकि वो सच बताए, तभी वहां टोंग आ जाता है फोन लेकर और कहता है जून को छोड़ देने के लिए वरना वो उसकी तस्वीर खींच लेगा। तभी उन लोगों में झड़प हो जाती है और किसी तरह दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब उस आदमी के पास फोन है जो दोनों की तस्वीर खींचकर दोनों को डिलीट करने की कोशिश करता है और एक फ्लैशलाइट बाहर से एम देख लेता है तो वहीं तीनों में फोन लेने को लेकर झगड़ा होने लगता है और सीढ़ी से नीचे गिरने की वजह से टोंग का पैर टूट जाता है और जैसे ही जून उसे बचाने के लिए नीचे जाती है वो आदमी जून का तस्वीर खींच लेता है जिससे कुछ ही सेकंड में वो वहां से गायब हो जाती है। टोंग किसी तरह रेंगते हुए नीचे आता है और उसे एम मिलता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो जाकर ऊपर चेक करता है और उसे पूछता है कि हुआ क्या था। टोंग बताने लगता है कि किसी ने उस पर हमला किया, उस आदमी ने जून को डिलीट कर दिया है। दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो लड़की जो गायब हुई थी प्लॉसाई वो वापस लौट आई है। ये देखकर सारे स्टूडेंट दंग रह जाते हैं और दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और वो समझ जाते हैं कि वो इंसान जिसे डिलीट किया गया है वो वापस आ सकते हैं अगर उस इंसान को डिलीट कर दिया जाए जिसने फोटो खींचा था। यानी कि जून ने प्लॉसाई को डिलीट किया और अब जब जून डिलीट हो गई है तो इस वजह से प्लॉसाई वापस आ गई है। टोंग अब हॉस्पिटल में एडमिट होता है और दोनों बात कर रहे होते हैं कि जून ने लिली को डिलीट नहीं किया और अब उन्हें उस हमलावर को ढूंढना होगा अगर वो जून को वापस लाना चाहते हैं। तो टू जाता है उसी लड़की से मिलने के लिए जिससे उसकी ऑनलाइन बात हुई थी जो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका नाम है नेट, वो एक कैंसर पेशेंट है और टू उसे नेकलेस लौटा देता है और वो उसे सच बताता है कि कोई मेरे घर में आ धमका था और उसी से मुझे ये नेकलेस मिला और इसीलिए मैं तुम्हारी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? नेट कहती है कि बहुत समय से मैं उसे मिली नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। टू उस लड़की से पूछता है कि वो हमलावर फोन ढूंढ रहा था, क्या तुम्हें पता है कि वो किस फोन की बात कर रहा है? नेट घबराते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता और वो काफी डरी हुई थी। टू समझ जाता है लेकिन नेट इस बारे में बात नहीं करना चाहती। टू उससे मदद की भीख मांगता है और कहता है कि मेरी बीवी मिसिंग है और अगर मैं उस लड़की से मिलता हूँ तो पता चल जाएगा कि मेरी बीवी कहाँ गई है। नेट बताने लगती है कि इस सब के पीछे मेरी दोस्त के पापा का हाथ है। टू पूछता है कि उसके पापा कौन है, जिस पर नेट उसे फोटो दिखाती है। हॉस्पिटल में टोंग एम को बता रहा होता है कि लड़ाई के दौरान मुझे याद है कि उस हमलावर का हियरिंग डिवाइस गिर गया था। ये सुनते ही एम को समझ आ जाता है कि वो हमलावर कोई और नहीं बल्कि खुद डिटेक्टिव था जिसके पास वो रहस्यमय फोन है। एम सब कुछ समझ आता है कि वो लड़की डिटेक्टिव की बेटी थी और वही सबको गायब कर रही थी और उसी ने खुद को फर्स्ट एपिसोड में डिलीट कर लिया। सब जानने के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और फोन में कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी लिली थी जो घबराते हुए मदद मांगती है और कहती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया था। एपिसोड 6 में अब हमें आखिरकार पता चलेगा कि लिली के साथ क्या हुआ था। जन्मदिन वाली रात वो अपने पति के साथ सो रही थी, फिर वो आधी रात में अपने गाड़ी से कहीं चली जाती है। एम को वो कॉल करती है लेकिन एम कॉल नहीं उठा रहा था। वो अपने हैंडबैग में चेक करती है और देखती है कि वो मिस्टीरियस फोन तो है ही नहीं जो उस समय जून ने चुरा लिया था। तभी एक पुलिस की गाड़ी उसे रोकती है और ये कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव था। वो लिली को हिट करता है और उसके सामान को वो चेक करने लगता है और उसके बाद वो लिली को किडनैप कर लेता है। लिली को एक कमरे में
होश आता है और उसे बेड़ियों से बांध के रखा गया था। तभी उस कमरे में डिटेक्टिव और उसकी पत्नी आती हैं और डिटेक्टिव उसे पूछता है कि वो फोन जिसमें लोगों को डिलीट करने का पावर है वो कहाँ है। लिली कहती है मुझे नहीं पता, आप क्या पूछ रहे हो। डिटेक्टिव बंदूक निकाल लेता है, लेकिन लिली कहते रहती है कि वो फोन मेरे पास अब नहीं है, किसी ने चुरा लिया। डिटेक्टिव उसे एक मौका देता है सच बताने के लिए, लेकिन लिली कहते रहती है कि मेरे पास फोन नहीं है और वो बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और डिटेक्टिव उसके पैर में गोली मार देता है। लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे रोकती है और कहती है कि उस लड़की के पास फोन नहीं है, अब रुक भी जाओ। वो उसे बाहर कर देती है और डिटेक्टिव की पत्नी उसके पैरों पे कपड़ा बांधती है और वो औरत लिली से पूछती है कि जिस लड़की को तुमने डिलीट किया तुम्हें पता है वो कौन है। उस लड़की का नाम क्लेयर था, वो हमारी बेटी है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और न्यूज़ में एम और लिली के किस करने की तस्वीर वायरल हो जाती है, जिसे लिली देख रही थी। फिर चैनल पर उसका पति टू आता है और वो कहने लगता है कि अगर पुलिस से कुछ नहीं होगा तो वो अपनी जान लगा देगा अपनी बीवी को वापस घर लाने के लिए, और वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। लिली किसी तरह बिस्तर से नीचे उतरती है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। फिर वो किसी तरह अपने बेड को खींचकर खिड़की के करीब लाती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव की पत्नी आ जाती है पानी लेकर। वो नीचे से रिमोट उठाती है और देखती है कि फ्लोर का कागज फटा हुआ है, यानी कि लिली भागने की कोशिश कर रही थी और वो औरत खिड़की के बाहर चिल्ला चिल्ला कर उसे दिखाती है कि मदद मांगने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आसपास कोई है ही नहीं। तो अगर लिली खिड़की के करीब चल भी जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। लिली के हाथ में कट आ गया है और वो औरत उसे फर्स्ट एड देती है और लिली उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को डिलीट नहीं करना चाहती थी, उसने बस मुझसे कहा फोटो खींचने के लिए और मुझे यहाँ बंद करके क्लियर वापस तो नहीं आ जाएगी। उसकी माँ कहती है कि जब तुम हमारे पास हो तो क्लियर भी जरूर वापस आएगी। वो औरत बताती है कि जब हमें फोन मिल जाएगा तो हम तुम्हें डिलीट कर देंगे और हमारी बेटी वापस आ जाएगी। फिर हम जाते हैं फ्लैशबैक में, जब हम देखते हैं कि क्लियर की माँ हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और स्कूल से आने के बाद क्लियर हॉस्पिटल में ही अपनी माँ का इंतजार करती थी ताकि दोनों एक साथ घर जा सकें, और वो वहाँ पेशेंट के साथ बातें किया करती थी। एक पेशेंट के साथ वो काफी करीब थी और एक दिन वो पेशेंट गायब हो जाती है। ताज्जुब की बात यह है कि पेशेंट पैरालाइज थी और वो चल भी नहीं सकती थी, तो वो गायब हुई कैसे। तभी एक के बाद एक पेशेंट गायब होने लगते हैं और उन पेशेंट्स को आखिरी बार क्लेयर ने देखा था। उसकी माँ कहती है कि क्लेयर ये सब कैसे कर रही थी नहीं पता, लेकिन आखिर में उसकी माँ को पता चल गया कि क्लेयर ये सब कैसे कर रही थी। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो उस कैंसर पेशेंट नेट से मिलती है और उसे भी वो डिलीट करने का सोच रही थी, और क्लेयर को लगता है कि इन मरीजों को डिलीट करने से उन्हें उनके दर्द से वो छुटकारा दिला रही है। नेट चाहती है कि क्लेयर उसे डिलीट कर दे, लेकिन क्लेयर कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी उम्मीद है, तुम ठीक हो सकती हो। नेट रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं शायद ही और कितने महीने जिंदा रहूंगी, मेरी माँ के ऊपर कर्जा हो गया है, सारा पैसा हॉस्पिटल में पानी की तरह बह रहा है, किस लिए एक ना एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगी। इसलिए क्लेयर अपनी दोस्त की बात मानकर उसकी तस्वीर खींचती है और वो नेट को डिलीट कर देती है और दरवाजे के बाहर से ये सब कुछ उसकी माँ देख लेती है। अंदर आकर वो काफी गुस्सा होती है और पूछती है कि ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला, तुम्हारी वजह से सारे पेशेंट्स गायब हो रहे हैं। क्लेयर कहती है कि सब मेरे से भीख मांग रहे थे कि मैं उन्हें छुटकारा दिला दूं। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। घर आकर क्लेयर काफी रो रही थी और जब उसकी माँ कमरे में आती है उसे डिनर के लिए बुलाने के लिए, तो क्लेयर कमरे में नहीं थी और वो अपना नेकलेस और चिट्ठी छोड़कर जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी हुआ मेरी गलती से हुआ। फिर एक दिन उसकी माँ को पता चल गया कि सुपरमार्केट से उसकी बेटी गायब हो गई थी। डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज देख रहा था और वहां से वो लिली को जाते हुए दिखता है। क्लेयर के जाते ही सारे मिसिंग पेशेंट वापस आ गए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ उन्हें याद ही नहीं था। तब जाकर उन्हें समझ आया कि क्लेयर को वापस लाना है तो उन्हें क्या करना होगा। लिली क्लेयर की माँ से कहती है कि मेरे बच्चे के पैदा होने तक क्या आप रुक सकते हैं। ये सुनकर वो औरत शॉक्ड हो जाती है कि लिली प्रेग्नेंट है। तभी उस औरत को उसके डिटेक्टिव पति का कॉल आता है जो कहता है कि उसे फोन मिल गया, वो भी स्कूल से। लिली समझ जाती है कि फोन जून के पास था। जब औरत बाहर बैठी हुई थी, लिली के कमरे से आवाज आती है और वो देखती है कि लिली उल्टी कर दी है और तभी लिली उस औरत के गले को घोंटने लगती है और उसका चाबी लेकर अपना हाथ खोल लेती है। फिर उसके बाद दोनों में झड़प हो जाती है और आखिर में लिली उस औरत को बिस्तर से बांध देती है और वहां से भाग जाती है। डिटेक्टिव अपने घर आ रहा था और वो जाकर देखता है कि लिली भाग गई है। लिली किसी तरह एक सुपरमार्केट पहुंच जाती है और एक एम्प्लॉयर से उसका फोन मांगती है और उससे वो टू को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो जिंदा है और उसे किडनैप कर लिया गया था, और बता देती है कि वो एक सुपरमार्केट में है। इसके बाद वो असिस्टेंट उसे कमरे में ले जाता है ताकि
ताकि वो वहाँ आराम कर सके। इसके बाद वो असिस्टेंट पुलिस को कॉल कर देता है और बता देता है कि वो मिसिंग औरत मिल गई है। लेकिन टू के पहुंचने से पहले डिटेक्टिव सुपरमार्केट पहुंच जाता है और असिस्टेंट डिटेक्टिव को लेकर कमरे में जाता है जहां उसने लिली को रखा था, लेकिन डिटेक्टिव पहले उस असिस्टेंट को डिलीट कर देता है और उस कमरे में लिली नहीं थी। सीसीटीवी कैमरा में देखता है कि लिली भागकर स्टोर रूम में छिप गई है। डिटेक्टिव सारे सीसीटीवी फुटेज को बर्बाद कर देता है। तभी सुपरमार्केट में टू पहुंच जाता है। पैर से निकलते हुए खून के धब्बे को फॉलो करते हुए डिटेक्टिव लिली के पीछे जाता है और लिली एक कमरे में छुप जाती है। तभी वहां डिटेक्टिव आ जाता है। उसके हाथ में फोन भी था। वो लिली को डिलीट करने वाला था अपनी बेटी को वापस लाने के लिए और वो फोटो खींचकर लिली को डिलीट कर देता है और बाहर से टू ये सब कुछ देख लेता है और वो शॉक में था। अब एपिसोड 7 में जैसे ही लिली डिलीट हो जाती है वैसे ही क्लेयर इस दुनिया में वापस आ जाती है। टू डिटेक्टिव को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन डिटेक्टिव उसका तस्वीर खींचकर उसे डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो टू को एक कमरे में बंद कर देता है। तो वहीं सुपरमार्केट में डिटेक्टिव देखता है कि उसकी बेटी वापस आ गई है। दूसरी तरफ से टू बाहर निकल आता है। क्लेयर पूछ रही होती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। उसके पापा उसे लेकर वहाँ से निकलते हैं और टू उनके पीछे जाता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। इसलिए टू अपने गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करने लगता है। रास्ते में बहुत अंधेरा था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी का स्पीड बढ़ाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव का गाड़ी था और क्लेयर पूछ रही होती है कि वो आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। एम तुरंत डिटेक्टिव के घर के लिए निकलता है। तो वहीं डिटेक्टिव अपनी बेटी को लेकर घर आता है और उसकी माँ भी क्लेयर को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पापा ने उस औरत को डिलीट कर दिया जिसने तुम्हें डिलीट किया था और तुम वापस आ गई। क्लेयर कहती है मैं चाहती थी कि वो मुझे डिलीट करे, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर ये लड़की क्या बोल रही है। डिटेक्टिव काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ हम कितने परेशान हो रहे थे, हमें कितना कुछ करना पड़ा तुम्हें लाने के लिए। वो अपना बंदूक रेडी करता है क्योंकि टू कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। उसकी पत्नी पूछती है क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। डिटेक्टिव कहता है तो फिर हमें अपनी पूरी जिंदगी भागना पड़ेगा। एक आवाज को सुनकर डिटेक्टिव बंदूक लेकर बाहर निकलता है और जब वो अंदर आता है तो देखता है कि टू उसकी पत्नी और क्लेयर को गन पॉइंट पे पकड़ लिया है। टू डिटेक्टिव से कहता है बंदूक नीचे फेंक देने के लिए और पूछता है फोन कहाँ है, वो मुझे दे दो वरना वो क्लेयर को मार देगा। लेकिन जैसे ही डिटेक्टिव फोन निकालता है टू उस पर गोली चलाता है और डिटेक्टिव बचकर वहां से भाग निकलता है। टू जंगल की तरफ भाग जाता है डिटेक्टिव का पीछा करते हुए और डिटेक्टिव टू का फोटो खींचने की कोशिश करता है, जिसके वजह से टू के हाथ से उसका बंदूक गिर जाता है और टू डिलीट ना हो जाए इसीलिए वो उल्टे पैर भागने लगता है। फिर आखिर में दोनों फाइट करने लगते हैं और जैसे ही टू का डिटेक्टिव तस्वीर खींचने वाला था, किसी तरह टू उस पर हमला करके भागता है। अपने पुलिस दोस्त से मिले एड्रेस पे एम पहुंच जाता है डिटेक्टिव को ढूंढते हुए और वो डिटेक्टिव के घर के अंदर जाता है। डिटेक्टिव टू को मजबूर करता है बाहर आने के लिए और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को डिलीट किया, दम है तो बाहर आओ। वो आकर डिटेक्टिव से लड़ने लगता है और डिटेक्टिव को बहुत मारता है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब चक्करों में पड़ना चाहता था, तुम्हारी बीवी ने मेरी डॉटर को डिलीट किया और मैं बस अपनी बेटी को बचाना चाहता था। डिटेक्टिव लड़ाई में बहुत घायल हो गया है और वो टू से कहता है कि मुझे डिलीट कर दो, लेकिन मेरी बीवी और बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना, मुझे डिलीट करके ये सारा तमाशा यहीं खत्म करो। टू जैसे ही फोन को देख रहा होता है कि उसे ऑन कैसे करते हैं, पीछे से डिटेक्टिव बड़ा पत्थर उठा लेता है टू पर हमला करने के लिए, लेकिन वक्त पर एम डिटेक्टिव को नीचे गिरा देता है। फिर आखिर में टू डिटेक्टिव का तस्वीर खींचकर उसे डिलीट कर देता है। वो एम को भी डिलीट करने का सोचता है लेकिन नहीं करता। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि ये सबके पीछे डिटेक्टिव इन्वॉल्व था। टू बताता है लिली ने मुझे कॉल किया और लिली ने ही डिटेक्टिव की बेटी को डिलीट किया था और तब से डिटेक्टिव फोन को ढूंढ रहा था ताकि वो लिली को डिलीट कर सके और अपनी बेटी को वापस ला सके। एम तुरंत पहुंचता है लिली को पिक करने के लिए और वो उसे बता देता है कि टू ने डिटेक्टिव को डिलीट कर दिया। एम लिली से पूछता है कि तुमने उस दिन टू को डिलीट क्यों नहीं किया। फिर हम उस दिन को देखते हैं जब स्टेबल में लिली अपने पति को बता देती है कि एम के बच्चे के साथ वो प्रेग्नेंट है। टू उसे कहता है मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो और बाप वो नहीं है, लेकिन इससे टू को फर्क नहीं पड़ता और पूछता है कि तुमने एम को इस बारे में नहीं बताया और तुम उसे मत बताना। टू इस बच्चे को अपना बच्चा मानकर पालेगा और वो दोनों साथ रहेंगे। लिली खुश हो जाती है और टू को गले लगा लेती है और अब प्रेजेंट में लिली एम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा टू का है और वो टू को एक और चांस देना चाहती है। वो उसे ये भी नहीं बताती कि ये बच्चा सच में एम का है और वो झूठ कहने लगती है कि मैंने टेस्ट करवाया और मुझे पता चला कि ये बच्चा टू का है। ये सब सुनने के बाद एम का दिल टूट जाता है और इसके बदले में लिली उससे सिर्फ सॉरी कहती है। एम लिली को समझाने की कोशिश करता है कि तुम गलत कर रही हो, तुम अभी ठीक से सोच नहीं पा रही, पर लिली कहती है कि मैं सोच चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है।
टू डिटेक्टिव के घर जाता है और डिटेक्टिव की पत्नी और उसकी बेटी कबर्ड में छुपे हुए थे। जैसे ही टू अलमारी खोलता है, दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं और टू क्लेयर की माँ को डिलीट कर देता है और ये देखकर क्लेयर वहां से भाग जाती है। लिली को लेने के लिए टू पहुंच जाता है और लिली को अब एम और टू में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन वो अपना फैसला कर चुकी है और वो अपने पति टू के पास चली जाती है, जिसे देखकर एम रोने लगता है। अब आखिरी एपिसोड यानी एपिसोड 8 में हम उस समय को देखते हैं जब एम अपनी गर्लफ्रेंड ऑर्न के साथ खुश था। फिर एक दिन एम जाता है इंटरव्यू के लिए और वो लिली का इंटरव्यू लेता है और वो उसके आर्ट क्यूरेटर होने के बारे में उसे सवाल करता है, जिस पर वो बताने लगती है कि मैं बस चाहती हूँ कि जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है वो मेरी गैलरी में आकर एग्जीबिशन रखें और मैं उन्हें प्रमोट करूँ। वो एम से कहती है कि अगर आपको और अच्छे सवाल पूछने हैं तो आपको एक दिन एग्जीबिशन में जरूर आना चाहिए। फिर वो उसे आर्ट दिखाने के लिए ले जाती है और उसे ड्राइंग्स के बारे में बताने लगती है। लिली बताने लगती है कि एक समय उसका लाइफ ऐसा था जब वो बहुत अकेली थी और उसी से इंस्पायर होकर वो अब लोगों को अपने गैलरी में एग्जीबिशन रखने के लिए देती है, ताकि आर्टिस्ट भी अपने फीलिंग्स को बिना डर के ड्राइंग्स में पोर्ट्रे कर सके। उसकी बातें सुनकर एम बस लिली को देखते ही रहता है, जैसे कि वो लिली की बातों में खो जाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। एम अपने घर पर होता है। ब्रेकअप के बाद उसका बुरा हाल था, वो देवदास बन चुका है और वो टीवी पर लिली के गायब होने की खबर सुन रहा था। बताया जा रहा है कि वो मिल गई है, लेकिन पुलिस को डिटेक्टिव उनके घर पर नहीं मिले और लिली मीडिया में आकर कह देती है कि अब उसका एम के साथ कोई अफेयर नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सुनकर एम बहुत गुस्सा हो जाता है। डिटेक्टिव डिलीट हो गया है तो जून भी वापस आ गई है और वो अपने दोस्त टोंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। टोंग उसे पूछता है क्या तुम प्लॉसाई से मिली? जून कहती है हाँ वो मिली और उसे याद है कि मैंने उसकी तस्वीर खींची थी, लेकिन उसके बाद प्लॉसाई के साथ क्या हुआ ये तो उसे भी खुद याद नहीं। टोंग की यह हालत के लिए जून उसे सॉरी कहती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं। जून लिली से जाकर बात करती है और उसे माफी मांगती है, कहती है कि मैंने ही तुम्हारे घोड़े को बाहर जाने के लिए छोड़ दिया था। लिली उसे गले लगा लेती है और उससे भी वो माफी मांगती है और उसे वो गुड न्यूज देती है कि तुम आंटी बनने वाली हो। टू अपने कमरे में बच्चे के झूले को ठीक कर रहा था। ऐसा लगता है कि अब उनकी लाइफ परफेक्ट हो गई है, सब बहुत खुश हैं। लिली फिर से फोन की बात करने लगती है और वो टू से पूछती है कि क्या वो फोन तुम्हारे पास है? वो फोन मुझे दे दो। इसके बाद वो फोन पर लोगों के तस्वीर को देखने लगती है, कौन कौन डिलीट हो गए हैं, जिसमें वो क्लेयर की माँ को भी देखती है और पूछती है कि क्या इसे भी डिलीट करना जरूरी था? टू कहता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था। लिली उस फोन में ऑन की भी तस्वीर देखती है और पहले तो वो उस फोन को पानी में फेंक देने का सोच रही थी ताकि वो किसी के हाथ ना लगे, लेकिन अब वो सोच में पड़ जाती है कि ऑर्न को भी वापस लाना जरूरी है, लेकिन अगर वो वापस आ गई तो एम डिलीट हो जाएगा। जून टोंग के घर जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? वो कहता है वो चर्च गई है। जून उसे कहती है कि किसी ने मेरा दिल तोड़ा है। टोंग पूछता है किसने? जून कहती है लिली ने, जिस पर टोंग शॉक हो जाता है। अब अपने दोस्त को अपने सेक्सुअलिटी के बारे में बताने के बाद जून काफी हल्का महसूस करती है। टोंग पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बताया? जून कहती है क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। टोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। जून उसे पूछती है कैसे? क्या तुमने भी कभी किसी से प्यार किया? तुम्हारा भी दिल टूटा है क्या? जिसके बाद टोंग जून की तरफ देखता है तो वहीं दूसरी तरफ लिली एम के घर जाती है, जो अब देवदास की तरह दारू पीने में बिजी रहता है। लिली उसे कहती है कि मुझे पता है एक तरीका जिससे तुम ऑर्न के साथ रह सकते हो। अब वो अपने साथ फोन भी लाई है और कहती है कि मैं तुम्हें डिलीट कर दूंगी और ऑर्न वापस आ जाएगी। ऑर्न वापस आ जाएगी तो वो मुझे डिलीट कर देगी और तुम दोनों एक साथ खुशी खुशी रह सकते हो। एम गुस्से में पूछता है क्या लोगों को डिलीट करना गेम है क्या? अब वो उसे पूछता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी गर्लफ्रेंड को डिलीट कर दिया, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। वो लिली से कहता है वापस आ जाने के लिए ताकि दोनों एक साथ रह सके पहले की तरह, लेकिन लिली के लिए अब ऐसा करना इम्पॉसिबल है। इसलिए एम लिली को घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो अपने घर के सामने तालाब में लिली उस फोन को फेंक देती है। एम अपने घर पर ऑर्न का दिया हुआ किताब पढ़ता है और उसमें एक फोटो था जिसके पीछे ऑर्न की तरफ से एक मैसेज लिखा हुआ था, जिसमें वो ऑर्न को प्रपोज कर रही थी उसे शादी करने के लिए, और उसमें एक रिंग भी था। अगले दिन वो जाता है ऑर्न की माँ से मिलने के लिए, जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसे अल्जाइमर की बीमारी है। उसकी माँ उम्मीद कर रही थी कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी उसे मिलने के लिए। ये सुनकर एम रोने लगता है और कहता है कि आपकी बेटी जरूर वापस आएगी। फिर वो वापस अपने घर आता है और सोशल मीडिया पर अपना कन्फेशन लिखने लिखता है कि इस पोस्ट से उसका करियर खत्म हो जाएगा और कहता है कि झूठ के सहारे मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। वो लिखता है कि मैंने जो अपनी किताब में लिखा लॉस्ट एंड फाउंड में वो सब कुछ झूठ था। लिली ये पोस्ट पढ़ रही थी
और एम लिखता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे सजा तो मिलनी चाहिए। एम टू को कॉल करता है और उसे पूछता है क्या तुम्हारे पास फोन है। उससे बात करने के बाद टू तालाब से फोन को निकाल लेता है। पोस्ट करने के बाद लिली एम से मिलने के लिए जाती है। एम टू के घर पहुंच जाता है। लिली एम के अपार्टमेंट चली जाती है और वहां उसे ना देखकर उसे मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो और उस पोस्ट का मतलब क्या था। एम अपना फोन पानी में फेंक देता है और वो टू से कहता है मुझे डिलीट कर दो। टू एम को डिलीट कर देता है और जैसे ही वो डिलीट होता है लिली जो एम के अपार्टमेंट में थी उस अपार्टमेंट में और न वापस आ जाती है। ये देखकर लिली समझ जाती है कि एम को डिलीट कर दिया गया है। ऑर्न पूछने लगती है कि एम कहाँ है। ऑर्न को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है और उस कमरे में भी उसने कैमरा लगाया हुआ था और उसे वो देखने का सोचती है और उसे पता चल जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डिलीट कर दिया था एक फोन की मदद से। ये सब कुछ देखकर वो रोने लगती है। इसके बाद वो जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए और उन्हें गले लगकर रोने लगती है। जून इंस्टाग्राम पर अपने और लिली के तस्वीर को देखती है और सारे पोस्ट वो डिलीट करने लगती है। घबराते हुए लिली अपने घर आती है और टू को ढूंढने लगती है। वो स्टेबल में जाती है और वहाँ एक जगह बहुत सारे मक्खियाँ भिन भिना रहे थे। ये देखते हुए उसे पता चलता है कि वहाँ एक बंकर है। वो नीचे चली जाती है। जून फोटो डिलीट कर रही थी और उसे एक फोटो मिलता है जिसमें वो टॉम की बहन को देखती है अपने भाई टू के साथ। बेसमेंट के अंदर लिली को कुछ बॉक्स मिलते हैं जिससे बहुत जोर की बदबू आ रही थी। लिली उस बॉक्स को खोलती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। टू अपने पापा से कहता है कि आपको उन औरतों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लिली जैसे ही ऊपर आ रही थी तभी वहाँ पर टू आ जाता है और वो नीचे जाता है बंकर में और सारे बॉक्सेस को खोलने लगता है। लेकिन एक बॉक्स खुला हुआ था, मतलब कि कोई तो नीचे है और उस बॉक्स के अंदर होती है लड़कियों की सड़ी हुई डेड बॉडीज और उसमें से एक टॉम की बहन ठूंग भी थी। इंस्टाग्राम पर वो फोटो देखकर जून बहुत ज्यादा घबराने लगती है। तो वहीं लिली भी बेसमेंट में छुपी हुई थी और वो देखती है कि उसका पति सारे डेड बॉडीज की तस्वीर खींचकर सारे डेड बॉडीज को डिलीट कर देता है। जून उस फोटो को टॉम को भेजने वाली थी लेकिन नहीं भेजती। लिली ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगती है। वो बहुत डर जाती है और उसकी आवाज टू सुन लेता है और उसके वो करीब आने लगता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो आखिर एम को ठुकराकर लिली ने अपने पति को चुना। लिली के लिए एम ने अपनी गर्लफ्रेंड तक को डिलीट कर दिया, लेकिन लिली ने चुना अपने पति को, उस इंसान को जिसके बेसमेंट में कई सारी लड़कियों की डेड बॉडीज थी। क्या लिली का डिसीजन सही था? ऑब्वियसली नहीं। और अब लिली के साथ क्या होगा ये तो पता चलेगा सीजन 2 में। फिलहाल के लिए सीजन 1 यहीं